मेरा बाप और मेरा बेटोई एक दिन फौत हुए। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में काजी आबिद साहब का हाथ था। जो हिंदुस्तान से लोग आए, आज जो करोड़पति है ना, वो वहाँ पर कंगले होते थे। आज हम जो नुकसान हमें जो हो रहा है ना, भुट्टो की वजह से। ज़िया-उल-हक का तो ऐसा था ना कि बगैर वजू पे भी लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते थे उसके। ये सारी बदकारियाँ इस वक्त जो हैं, ये सारी ज़िया-उल-हक के दौर की देन है। जो किरदार अदा किए सिंधी महाजरों को एक करने में, उनमें मखदूम तालिब मौला थे। अल्ताफ हुसैन को कैसा देखा? मैं तो अपने आप को महाजिर समझते ही नहीं हूँ। सहाफत में जितना अच्छा दौर ज़िया-उल-हक का था वो किसी के। बेनज़ीर भुट्टो की मैंने 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। अब्दुल्ला शाह साहब वो ऐसे थे कि मेरी अपनी गाड़ी थी तो उसमें चले जाते, मुझे आइसक्रीम खिलाने चलो। 12 मई 2007 और 22 अगस्त 2016 जैसे वाक़यात को आप किस नज़र से देखते हैं? यूसुफ तालबी ने यही कहा कि भाई सिंधी महाजिर सिंध में हैं, पैदा हुए हैं, सिंध में ही रहेंगे। मखदूम साहब की कोई ख़ास बात, क्योंकि बाद में तो फिर मुतनाज़ा भी उनके खिलाफ नेब ने केस भी बनाए। पीर साहब कैसा लगा आपको आसिफ जरदारी? बोला भाई मैं बता नहीं सकता, ये सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खुद जेल में होता था, खुद मुसीबत में होता था, लेकिन दूसरों की वो खैरियत पूछता था। 74 का फ्लड मैंने पूरा कवर किया भुट्टो साहब के साथ। आपके पास इस वक्त 2 ओहदे हैं। एक ओहदा आपका चीफ आर्मी स्टाफ का, हाँ, एक सदर है और एक सदर का। तो सर ये उन दोनों में से कौन सा ओहदा रखना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो, और आज एक ऐसे नगीने को मैं आपके सामने लाऊंगा जिनके लिए यकीन करें कि मैं ज़ाती तौर पर भी इनका एक तरह से मदाह हूँ, आशिक हूँ। क्योंकि हम जब बचपन में 90s 80s में जो एक नज़रियाती पॉलिटिक्स वाला दौर होता था, लोग अखबारात डेली बेस पे पढ़ते थे, लोगों को इंतज़ार होता था कि अखबार कब आ रहा है और वो दुनिया के हालात से वाकिफ़ हों। वो अखबारी दौर, किताबों का दौर, पढ़ने लिखने का दौर, बहस मुबाहिसों का दौर, एक दूसरे का इज़्ज़त व एहतराम करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं, ख़ास तौर पे अदबी सरगर्मियाँ, वो जारी रखने का दौर। वो दौर, वो लोग सब खुश नसीब हैं जिन्होंने वो दौर देखा, और हम अपने आप को भी इस हवाले से खुश नसीब समझते हैं कि हमने ऐसे बड़ों की, ऐसे लोगों की सोबत में वक्त गुजारा जो यकीनन हमारी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। मुझे याद है जब अखबारात में मैं पढ़ता था तो कराची के एक जर्नलिस्ट, ऐसे महबूब जर्नलिस्ट, एक ऐसे जवानी उनकी उस वक्त ऐसी उरूज पे थी, तो उनको देखता था और मुझे फिर तजस्सुस हुआ कि ये एक शख्स कौन है जो कभी पीर पगारा के साथ, कभी बेनज़ीर भुट्टो के साथ, कभी वज़ीर आला सिंध के साथ, मतलब उस वक्त के जो वज़राए आला थे, तो ये शख्स जो है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो तस्वीरी दौर था और उस दौर में ऐसे नहीं होता था कि एक फ्रेम बना के सिर्फ एक शख्स को दिखाया जाए, उसके दोनों अतराफ़ जो लोग खड़े हैं, जो सहाफ़ी, जो मेहनत कश खड़े हैं, आजकल उनको तो क्रॉप करके उनकी तस्वीरें काटी जाती हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो सब फ्रेम में होते थे और वो चीज़ें जो है वो अखबारात के मेन पेज पे छपती थी, और उसमें सरे फहरिस्त एक शख्स होता था जिनका नाम मुझे बाद में पता चला कि अब्दुल मजीद अब्बासी साहब हैं। तो अब्दुल मजीद अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं साया डिजिटल स्टूडियो में, और यकीन करें कि मेरे लिए एक खुशी का मकाम है कि आप जैसी बुज़ुर्ग हस्ती जिन्होंने सहाफ़त को तकरीबन 54 साल दिए हैं, 54 साल आपका कैरियर है, 50 साल से ऊपर, मतलब हमारी उम्र भी इतनी नहीं है जितना आपका सहाफ़ती कैरियर है। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए हैं, और पहला पॉडकास्ट है साया डिजिटल के साथ आपका, तो मैं आपको वेलकम करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमरो साहब। असल में मैं आपके मोहब्बत खुलूस से बहुत ही मुतासर हूँ। आपने हमेशा इज़्ज़त दी, हर एक को दी, छोटे बड़े की, और अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़त आपका बढ़ाए। मेरा सहाफ़त का आगाज़ जो है 72 में हिलाल पाकिस्तान से हुआ बाकायदा। इससे कबल मेरा किस शहर से हुआ सर? हैदराबाद? मैं पैदा हुआ था हैदराबाद में। अच्छा। पढ़ा सारा कुछ, लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं सका क्योंकि हमारे हालात वो नहीं थे। अच्छा, बाबा वालिद साहब मैं पढ़ सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब अर्ली, मैं पढ़ रहा था, अभी 4-5 क्लास में था तो फौत हो गए। और मेरे साथ जो ट्रेजेडी जो हुई
सबसे बड़ी वो थी कि मेरा बाप और मेरा बहनोई एक दिन फौत हुए। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि। मेरी माँ भी बेवा हुई और मेरी बहन भी बेवा हुई, और मेरी बहन जो थी उसके 5 बच्चे थे, एक बेटी उसकी नाबीना पैदा हुई थी, अल्लाह। और घर का मैं वाहिद वारिस था। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मगफरत फरमाए। और मेरी बहन ने घर में सिलाई करके और ये, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ तक पहुँचाने में काजी आबिद साहब का हाथ था। मरहूम काजी असद आबिद के वालिद साहब। इबरत अखबार के जो रूबरा थे ये, और काजी अकबर साहब। अच्छा। इसलिए कि जब माइग्रेशन से आए थे, मैं तो अपने आप को महाजिर समझते ही नहीं हूँ। हाँ। यूँ कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, बड़ा पड़ा, और इन्हीं से मैं पैदा वो बड़ा पड़ा हूँ। मेरी जो है काजी आबिद साहब के उस ज़माने में था सिंध मोटर्स, गाड़ी खाते में जो ओल्टन ओरियंट थी, यहाँ सिंध मोटर्स होती थी सही। इनकी कंपनी। तो मेरे वालिद साहब वहाँ जो है अपने हुए मुलाजिम हुए। फिर इबरत अखबार बैक साइड से निकलती थी वहाँ से, वहीं से गाड़ी खाता में। और काजी अकबर साहब ऊपर रहते थे, उसी आबिद साहब रहते थे सिविल लाइन के अंदर। तो आबिद साहब से मेरा वहाँ जाना आना सारा उनके साथ होता। घरेलू एक उन्होंने, क्योंकि बच्चों की तरह मेरे वालिद को भी, मेरे वालिद जब फौत हुए तो सारा कुछ उसका बहुत काजी आबिद साहब ने अपने ऊपर रखा। अच्छा। सारे हमारा खर्चा, सारे पढ़ाई का, और ये कि आप पढ़ें सारा कर। फिर तालीम जारी रखी 5वीं के बाद? 5वीं के बाद मैं जारी लेकिन बड़ी मुश्किल से, क्योंकि घर के हालात देख के मुझे होता था कि यार कुछ घर का सहारा बनना था, घर का सहारा आप बने थे यहाँ। लेकिन काजी आबिद साहब के बाद जो है इस वक्त जो है हमारे काजी असद आबिद साहब, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दे और उन्हें शायद दे, उन्होंने बच्चों की तरह पाला। मैं जो है, लेकिन काजी साहब ने कहा था कि तुम इबरत में को नहीं छोड़ना। मैंने कहा ठीक है सर। तो मुझे हमें वजीफ़ा भी मिलता था काजी आबिद साहब से, सारा हमारे खर्चा ये। लेकिन उस ज़माने में इतने लोग थे, हम 10 लोग थे, तो ज़्यादा फैमिली में खर्चा करना। तो लेकिन अल्लाह ताला ने सब हमारा पूरा किया। बहरहाल मैं इबरत अखबार आता है तो मुझे खैर मोहम्मद खोखर साहब से मुलाकात। हाँ, खैर मोहम्मद साहब, मैं भी इबरत में रहा हूँ। खैर मोहम्मद साहब बड़ी शख्सियत थे, बड़े मौसरों में से बड़े मौसरे थे वो। उसने कहा कि भाई ये तुम इधर उधर जाने से मेरा प्रेस लग रहा है। खोखर मोहल्ले में मुर्तज़ा प्रेस उनका था, तो बोला तुम मेरे प्रेस के अंदर तो। महमूद यूसुफानी साहब उस ज़माने में फनकार अखबार निकालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें प्रेस में कई रिसाले छपते थे। इसमें इनाम मेमन साहब हैं, इनका जो भाई थे अब्दुल हक अबड़ो, अब्दुल हक मेमन साहब, उसका बादल मैगजीन निकलता था उस ज़माने में। और हमीद सिंधी साहब का प्रेस भी था, और हमारे यहाँ छपता था जीनत मैगजीन। तो मेरा प्रेस, अच्छा मैं सिंधी मुझे नहीं आती थी, लेकिन मुझे महमूद यूसुफानी साहब से वो प्रेस को संभालते थे, प्रेस को वो संभालते थे। तो मेरे को जो है सिंधी में बात करना, ये फिर प्रूफ रीडिंग मुझे देते थे कि वो पढ़ते जाते थे, मैं देख के, और उन्हें करेक्शन होती थी। तो वहाँ से मेरे साथ प्रूफ रीडर से प्रूफ रीडर में बना। फिर मैं कई मैगजीन में गया, उसके अंदर हमारा प्रेस में चलता था। फिर बाकायदा जो है 72 में हिलाल पाकिस्तान का इजरा हुआ। तो खैर मोहम्मद खोखर साहब ने कहा कि बाती तुम इस अखबार में चले जाओ। मैंने यार मैं कैसे जाऊंगा। खैर उन्होंने बात की, और महमूद यूसुफानी न्यूज़ एडिटर बने वहाँ पर,
और मुझे वहाँ देखा, हैदराबाद का ब्यूरो ऑफिस खुल रहा था। सैयद मेहंदी शाह जिलानी साहब उसके ब्यूरो चीफ थे, अल्लाह से जन्नत में दे। क्या सुनहरी नाम आप ले रहे हैं उस तो वक्त के, अपने मुझे जमाने के बिल्कुल आगे उन्होंने खूबसूरत आगे किया। साफी थे, खूबसूरत लोग मेरे थे। हालात देखे ये तो मेहंदी शाह जिलानी साहब की 3 शादियाँ थी। अच्छा। तो वो उसने एक कराची में 2, तो उसने जब मेरा ये काम देखा तो उसने पूरा ऑफिस मेरे ऊपर छोड़ दिया। कोऑर्डिनेशन करना, ये खबरें आ जाती उर्दू में सिंधी में करके मैं भेज देता था वहाँ से। अच्छा में जो है 2 बड़े वाक़ये हुए। मैं जो है कहीं बैठा हुआ था, दाऊद खान पठान थे उनके यहाँ, हम लोग ऐसे कचहरी जो करते हैं, तो मेरे को फ़ोन की आदत थी। मैंने सिविल अस्पताल फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी डेड बॉडी आई है और बड़े आदमी की है और तुम फौरी तौर पे पहुंचो। मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा तो वो काजी अकबर साहब के बेटे काजी सलीम की थी। अल्लाह। सुपर हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। उसकी बॉडी वहाँ आई और वो खबर, अच्छा उस वक्त टाइम हुआ था कोई 11 साढ़े 11। मैंने वहाँ से हिलाल पाकिस्तान अपने दफ्तर पहुँचा, मैंने फ़ोन किया। सिराजुल हक मेमन साहब बड़े बड़े मेहरबान थे, उन्होंने कहा भाई देख लो किधर है शाह साहब। मैंने शाह साहब छुट्टी पर सर हैदराबाद गए हुए और बता के तो खबर में बोला तुम बिल्कुल पक्का। मैंने हाँ सर आप बिल्कुल नहीं करें। उसने वो खबर ब्रेक कर दी। उस दिन अखबार में कहीं भी खबर नहीं थी वो। काजी सलीम साहब की, उनके वालिद साहब काजी अकबर साहब पुर्तगाल के सफ़ीर थे, वो वहाँ थे। वहाँ से उनको आना था तो करके फिर उसी दौरान 3 दिन बाद हैदराबाद में मार्केट थाने में कसाईयों का झगड़ा हुआ। 6 कसाई मारे गए थे, कत्ल हो गए थे। वो भी रात को मुझे खबर मिली, हमारे दोस्तों से पुलिस से थे ये ताल्लुक़, वो खबर मैंने ब्रेक की। तो वो हिलाल पाकिस्तान में अखबार मेरे नाम से छपी और किसी अखबार में नहीं थी। सही। तो मुझे फिर सिराजुल हक में दूसरे रोज़ वहाँ से लेटर मेरे को आया 3 दिन बाद के आज जो है हिलाल पाकिस्तान हैदराबाद के स्टाफ रिपोर्टर आज से है आप। तनख्वाह भी बढ़ाई। हाँ। 450 रुपये मेरी तनख्वाह शुरू में लगी थी तो 650 रुपये मेरी तनख्वाह कर दी। क्या बात है, क्या तो ये ऐसे इस तरह आपका सहाफती सफर शुरू हुआ। और फिर मेरे शौक था बहुत, मेरे को सहाफत में खबरों का। तालीम मुकम्मल करी आपने? तालीम मैं तालीम में समझ लो कि इंटर मैंने किया। हाँ। लेकिन बाद में मैं प्राइवेटली तौर पे पढ़ता रहा। पढ़ते रहे आप? पढ़ के अपने जहाँ तक किया मैंने हिलाल पाकिस्तान के इस कैरियर के बाद। हाँ। मेरा आगे सफ़र खुद ब खुद शुरू हुआ। हिलाल पाकिस्तान से मैं बहुत बड़ी रिपोर्टिंग में पढ़ के आ। भुट्टो साहब की पहली जब हैदराबाद आए तो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। हमारा कार्ड भी नहीं बना था, उसका कार्ड बना था ऑफिस का। तो स्पेशली तौर पे इनर कॉर्डर पास बनाया गया मेरा, क्योंकि हिलाल पाकिस्तान भुट्टो साहब की अपनी अखबार थी तो हर चीज़ उनके लिए इनर कॉर्डर पास बनाया गया। इंफॉर्मेशन का कार्ड बनाया। शाकिर मुस्तफ़ा साहब थे वहाँ पर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। भुट्टो साहब को पहली मरतबा आपने देखा? मैंने पहली मरतबा नहीं, भुट्टो साहब को पहली मरतबा मैंने देखा मीर रसूल तालपुर के घर। अच्छा। 67 में। 67 में। हाँ, लेकिन मेरे अखबार से ताल्लुक़ नहीं था। हम ऐसे ही उनसे मीर साहब से मेरी ताल्लुक़ता थी तो हम जाते थे उनके पास। तो पहली बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने उनकी अटेंड की? मैंने कोई 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस है भुट्टो साहब की और 3 शादियाँ, एक मखदूम खलीकुल जमा, एक पीर आफ्ताब शेख जिलानी की शादी और एक और शादी थी मैंने अटेंड की है। अच्छा। भुट्टो साहब को आपने कैसा पाया? भुट्टो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा था। मैं कहता हूँ कि आज हम जो नुकसान हमें जो हो रहा है ना, भुट्टो की वजह से। अच्छा, वो कैसे? देखो ना, आज जो वज़ीर और ये नौकरियों के लिए लोग उनके पास भागते हैं, भुट्टो के दौर में जो वज़ीर थे वो बाख्तियार थे। अच्छा। बाख्तियार, उन्हें समरी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसकी मिसाल में दुर्मद उस्तो साहब से लूँगा। दुर्मद उस्तो साहब कमरुज़्ज़मान शाह हमारे डायरेक्टर थे हिलाल पाकिस्तान के, उनके घर डिनर में आए। तो मेरी 2 खालाजाद बहन थी, उनकी एप्लीकेशन मैंने उसको दी
कि सर ये हमारी है, इनको जाना चाहिए है ये। तो उसने अपने पीओ को दिया और उसने कहा, कमरुज़्ज़मान शाह ने भी सिफारिश की कि हमारे इबरत का हिलाल पाकिस्तान के। उसने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार वज़ीर है, फेंक देगा। आप यकीन 3 दिन के बाद बाकायदा आर्डर आए इसके। अच्छा, तो ऐसे कई मिसाल कि जो लोग नौकरियों के लिए जाते थे तो उनको बाकायदा नौकरियां घर पे बैठ के मिली। आज चपड़ासी की नौकरी के लिए आपको वज़ीर आला से के लिए परमिशन चाहिए होती है। सही सही। अच्छा, अब्दुल मजीद अब्बासी साहब, आपने बताया जैसा कि आपका उर्दू बोलने वाली फैमिली से ताल्लुक़ था, लेकिन सिंधी ज़बान से आपकी मोहब्बत इतनी हो गई कि ना सिर्फ उन लोगों से आपके रवाबित हुए, उन्होंने आपको मुश्किल वक्त में सहारा दिया, काजी फैमिली का जैसे आपने जिक्र किया। उसके बाद फिर आप हिलाल पाकिस्तान, इबरत अखबार, और आज तक आप इबरत अखबार से जुड़े हुए हैं। 5 जुलाई को ज़ाल का डाउनफॉल आया तो हिलाल पाकिस्तान थोड़ा डाउनफॉल हो गया। फिर मुझे काजी साहब से, मेरा इबरत में वहाँ रोज़ाना मेरा बैठना ही वही था। हिलाल पाकिस्तान में दफ्तर था, लेकिन मेरी सारे लोगों से मुलाकातें हैं और सारा। तो खैर वक़्त साहब ने अपने बात की काजी साहब से कि यार इबरत कराची का ऑफिस खाली है, सही सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का है, और ये मजीद अब्बासी जो है हमारे बड़े अच्छे खबरें भी दी हैं, ये दिए, इसको कराची इसको भिजवा दें। अच्छा, मेरे लिए बड़ा वो था कि कराची जाना, और ये पढ़ा लिखा भी इतना नहीं था। हाँ, लोग कैसे होंगे थे आप फिर अपने करके। तो कराची ऑफिस को ये समझे 76 में मैंने ज्वाइन किया कराची में, हिलाल इबरत ऑफिस। वह जब से अब तक है। और अभी काजी आबिद साहब के बाद काजी असद साहब का सबसे बड़ा जो वो अदारे में लोगों को रखते तो ज़रूर हैं, निकालते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये वाहिद अदारा है कि जिसमें कि आप ऊपर जाए तो आप जा सकते अखबार से, वरना नहीं जाते। ये तो एक मिसाली इदारा हुआ क्योंकि अक्सर अखबारात निकाल देते आज कितने बेरोजगार 6 महीने की, आज बेरोजगार कितने लोग, अखबारें बंद हो गई हैं, लेकिन इबरत बंद नहीं हुआ। काजी साहब अभी भी हमें बाकायदा तनख्वाह देना, कहने को इश्तारात का मसला है, ये है वो है, लेकिन और वहाँ किसी को नहीं निकाला उन्होंने। अच्छा, काजी साहिबान की और काजी असद साहब से तो मेरी और भी इसलिए थी कि उनकी घर मेरा आना जाना था। उनकी जो वालदा थी अम्मा जी, वो हमारी बड़ी सपोर्ट करती थी। अच्छा। मैं हर महीने जाता था तो वो मेरी वालदा के लिए एक वजीफ़ा और मुझे 10 रुपये देते थे। उस वक्त के 10 रुपये आज के। और मेरे घर पे मैंने बॉम्बे बेकरी का केक पहला उनके घर से खाया, क्योंकि उनके घर केक खाना और ये कच्ची जो है गोश्त मेरे घर के लिए वो देते थे, हर महीने में लेके जाता। क्या बात, ये मोहब्बतें हैं। और ये मोहब्बतें अगर हम इनको समझने लगें तो यकीन करें नफ़रतें कभी जगह ही हासिल न कर सके। और ऐसे नहीं, आपके दरमियान सब कई सिंधी फैमिलीज ने मेरी हेल्प की है। हाँ। अच्छा, मेरे वालिद साहब जब फौत हुए मेरे जितने भी बनास्पति रिश्तेदार सब भाग गए थे। अच्छा, कोई रिश्तेदार हमारे बहुत थे जो इंडिया से आए, ये सब सारे भाग गए थे, सिवाय मेरी माँ ने अपने आप को हिम्मत करके और हमें पाला एक तरह से, माशाल्लाह। तो इसलिए मेरी मोहब्बत सिंध के साथ ज़्यादा है, माशाल्लाह। और ख़ास इबरत के रवा हमारे काजी असद साहब। अच्छा मजीद अब्बासी साहब, फिर ये जब नफ़रतें फैली, जब 80s के एंड पे और 90s वाला दौर, जब लसानी तंजीमें इन हुई, हैदराबाद का अमन तबाह हुआ, बड़े वाक़यात हुए, कराची में एक दूसरे के गले काटे गए, क्या से क्या नहीं किया गया, उस वक्त आपको क्या महसूस होता था? मुमताज़ भुट्टो साहब का जो हुआ था वाक़या, हाँ, तो एक आपको याद होगा कि ये नफ़रत के मुजफ्फ़र एक होते थे नवाब मुजफ्फ़र, बुनियाद उसने डाली थी। नवाब मुजफ्फ़र, हाँ, उसने एक बनाई थी सिंधी पंजाबी पठान। अच्छा, उसने तंजीम बनाई, एक तंजीम बनाई थी। ओके, तो उस पे महाजरों का और ये सारा करके फोकस हुआ, लिसानी। लेकिन इसमें जो किरदार अदा किए सिंधी महाजरों को एक करने में, उनमें मखदूम तालिब मौला थे।
अच्छा। उसमें मीर रसूल रसतालपुर थे। ये लोग मैदान में निकले, नंगे पैर जाते थे और जाके हाफिज मुबारक होते थे। ये लोग आपस में मिलके कि भाई सिंधी महाजिर यहाँ ही पैदा हुए, यहीं रहेंगे, ये आपस में नफरतें ख़त्म करें। तो बड़े किरदार इनके हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब नफरतें बढ़ गई फिर आपकी क्या फीलिंग्स होती थी, महसूस क्या होता था, किस तरह से? नहीं, फीलिंग हो गई थी कि यही था कि यार हम रहने वाले यहीं हैं। हाँ। हम जो हिंदुस्तान से लोग आए, आज जो करोड़पति है ना, वो वहाँ पर कंगले होते थे। वहाँ पर कंगले होते थे? वहाँ कंगले वो तो होते कहते थे हम तो पता नहीं प्रॉपर्टियाँ बड़ी नहीं, छोड़ के आए। प्रॉपर्टियाँ इसलिए कि क्लेम में मिली ने। हिंदूज जो यहाँ से जो गए हैं हैदराबाद, सर मुझे याद है, मेरे इतना तो मैं पैदा ही नहीं हुआ हाँ, था। हाँ। मेरे वालिद और ये बताते हैं कि हमारे जो है लोग जो वहाँ से आए थे लुटे पिटे, उन्होंने जाली असल में रिश्वत की बुनियाद कोई समझ ही नहीं रहा कि फलां ने कर दिया, आसिफ ज़दा ने फलां ने रिश्वत ले ली, वहाँ से बुनियाद से। असल बुनियाद तो क्लेम से हुई है। उस वक्त रिश्वत की बुनियाद पड़ी ना, जो आज तनावर दरख्त बन जो चुकी है। लोग वहाँ करोड़पति थे, उनको जो क्लेम उन्होंने किया, तो उनको अब मैं अपनी मिसाल दूँगा। हम अल्लाह ताला के फजल, मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही पढ़े लिखे के उनके 2 भाई PhD थे। अच्छा। इंडिया में। अच्छा। PhD थे, खुद बहुत पढ़ते थे, पढ़े लिखे थे। मेरी वालदा करोड़पति थी उस ज़माने की, अपने घर में। इनके आपस में हुई है। ऐसे कई फैमिलीज थी जो पाकिस्तान आए और जो करोड़पति थे, यहाँ क्लेम में कंगले हो गए। और जो क्लेम, उनको क्लेम क्यों नहीं मिला? उनको क्लेम जो क्लेम में, क्योंकि उन्होंने रिश्वतें नहीं दी। उन्होंने रिश्वतें नहीं दी और एजेंट आ गए थे। जो लोग इनमें बीच में आ गए ना कि साहब हम तुम्हारे क्लेम को इस तरह करा देंगे, ये उन लोगों ने वो किया। जो फैमिलीज शक्कर, हैदराबाद, मीरपुर खास में जो घर छोड़ के गए थे। अब हीराबाद हिंदुओं का गढ़ था, अरबपति लोग रहते थे। बिल्कुल। अब जो कंगले लोग थे वो एजेंटों से मिलके वहाँ पर क्लेम हासिल कर लिया, कीमती प्रॉपर्टीज ले ली, प्रॉपर्टी, वो करोड़पति हो गए। और जो करोड़पति यहाँ के थे वो जाके कंगले हो गए जाके। तो और मकामी लोग भी वही उसी झूपड़ियों में रह गए, बाहर से आन के वो रह गए। हमारे वालिद ने हमने क्लेम किया था अपना वहाँ के प्रॉपर्टी का। उस जमाने का 40 लाख का या 45 था, तो हमें 3 लाख रुपए का उन्होंने दिया। सिर्फ 3 लाख रुपए? 3 लाख का। तो इस तरह से कई फैमिली। तो आप कहते हैं कि उस वक्त रिश्वत की बुनियाद पड़ी? बुनियाद रिश्वत की वहाँ से पड़ी। सही। अच्छा अब्दुल मजीद अब्बासी साहब, एक चीज़ और मुझे बताएंगे, उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक आता है। ज़िया-उल-हक का पूरा दौर आपने देखा। एक तो भुट्टो का आपने जिक्र किया, बहुत बड़े आदमी थे। ज़िया-उल-हक के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी कई मुलाकातें भी हुई, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने उनकी देखी, वो कैसा था? ज़िया-उल-हक का मैंने देखा कि बहुत ही दूरअंदेश बंदा था। दूरअंदेश था। तो डिक्टेटर था ना। डिक्टेटर में भी तो इंसान तो होता है ना यार। इंसानी डिक्टेटर। किस तरह दूरअंदेश था? आपने क्या देखा उनके अंदर, क्या खूबी देखी? दूरअंदेश ये था जैसे अलीगढ़ का वाकया हुआ, कितने लोग मरे। ये फौरी तौर पे वहाँ OIC का मीटिंग अटेंड की थी ईरान में, वहाँ से यहाँ कराची पहुँचा। रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों को बुला के, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्टिंग वहीं से की कि भाई मैं आया हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ है और ये लोग आपस में जो लड़के, ये इसके लिए बाकायदा इंक्वायरी कराई इसने, शान अलीगढ़ का और ये करके। अच्छा, ज़िया-उल-हक का जो सबसे बड़ा जो क्रेज था, एक जो वाक़या जो मैं आपको बताऊं, जो आज तक, जो आज हमारे आसिम मुनीर साहब हमारे चीफ आर्मी स्टाफ है, अल्लाह पाक इसे बहुत ज़िंदगी दे। और क्योंकि फ़ौज है हमारी, फील्ड मार्शल हमारी फ़ौज है जो हमें जो तहफ़्फ़ुज़ दिए हुई है। बिल्कुल। हर मामले देखो, फ़ौज हमारी सैलाब हो,
हंगामे हो, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व होती है और लोगों को करती, सही बात क्या है। करती है। तो उनके अंदर आपने क्या देखा ज़िया-उल-हक के अंदर? ज़िया-उल-हक का एक वाक़या मैं आपको जो मैं बताऊं कि ज़िया-उल-हक आए यहाँ पर रेफरेंडम जीत के। रेफरेंडम जीतने के बाद आए थे। अच्छा, ज़िया-उल-हक से इससे पहले हमारी 3-4 मुलाकातें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो थी जब वो रेफरेंडम के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेरी आदत है, मैं सबसे पहले पहुंचने वाला था, तो मैं आधे घंटे पहले पहुंचा था, तो मैं आन के फ्रंट वाले रो पे बैठ गया। अच्छा, उसमें हुजूर अहमद शाह उस ज़माने में रहते थे, शाम साहब, महमूद शाह जंग के अंदर, हाँ। अपने सफदर साहब थे और जितने लोग थे, हम बैठे। तो एक जंग अखबार का, जंग में 2-3 रिपोर्टिंग पे आते थे। सही। एक आरिफ होते थे, एक अपने जाहिद हुसैन होते थे। उस दिन जाहिद हुसैन शायद नहीं थे, तो इकबाल अहमद खान था जंग के रिपोर्टिंग में, वो आन के बोले मैं यहाँ बैठूंगा। तो मैंने कहा यार मैं काफ़ी टाइम से बैठा हुआ हूँ, और सब लोगों ने कहा नहीं अब्बासी यार हमेशा आगे रहा। खैर वो ज़िद कर रहे हैं। वो जब बैठा अपने उस पर, मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, ज़िया-उल-हक साहब ने अपने जो कलमात किए, ये उठा खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बस इसको दिल का दौरा पर वो वहीं मर गया। कौन? इकबाल अहमद खान। अच्छा। जंग अखबार का रिपोर्टर था, दिल का वहीं मर गया, वो वहीं स्पॉट पे। तो लोगों ने कहा भाई तुम अच्छा हुआ इस कुर्सी पे नहीं बैठे, वरना तुम ऊपर चले जाते। तो एक वाक्य। या दूसरा ज़िया-उल-हक का एक वाक्य, हम बैठे हुए थे मगरिब के टाइम पे, सब लोग नमाज़ें पढ़ने लगे। मतलब ज़िया-उल-हक का तो ऐसा था ना कि बगैर वजू पे भी लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते थे उसके लिए। तो मेरे पास, मैं जो आगे बैठा था, उसमें महमूद शाम साहब थे, हमारे बड़े मेहरबान और मेरे मौसलों में से, और मेरे को बनाने वाले में बड़ा उनका हाथ था। हुसैन अहमद शाह, एक अपने यूसुफ खान बड़ा एक्टिव होता था। अच्छा, और 5-6 जो अपने वजीर में आगे बैठा हुआ, बड़े नाम है। कमिश्नर सरदार अहमद साहब आए सही मेरे पास, और बोला जो कि एक्टिव था सबसे, बोला बासी तुम्हें एक प्रेस, ज़िया-उल-हक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इसके फ़ौरन बाद नमाज के, और यार तुम्हें एक सवाल करना है। तो मैंने कहा सर बताओ। आप कैसे कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सर इन्फॉर्मेशन वाले करते हैं। हाँ। जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन इस वक्त डीन था शायद, उसने कहा डीन साहब वो करेंगे, वो अनाउंस करते। बोला नहीं तुम करो और तुम्हें एक सवाल करना है। तो महमूद शाम साहब बराबर में थे, तो उसने कहा बासी इसको बोला हमें एक प्लाट दे। बोले तुम अपने लेवल से प्लाट दो ज़िया-उल-हक को। ज़िया-उल-हक को नहीं, सरदार को, कमिश्नर को। हाँ, बोले ये कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है तुम्हारे से। तो उस बराबर में यूसुफ खान भी दे। ये वही तो नहीं थे जो बाद में एमपीए भी बने, सैयद सरदार और एमकेएम में भी आए? हाँ वही ना, वही वाले। कमिश्नर कराची था। सही। तो उसने जो है, ये पुरानी चीज़ है ना सर, लोगों को। तो सरदार साहब ने, उन्होंने कहा बिल्कुल अब्बासी तुम्हें मैं प्लाट दे दूंगा। तो यूसुफ खान ने भी उसने कहा बोले सर हमें भी दें, हम भी। बोले भाई सवाल ये कर रहा है और सवाल इसी को देना। तो सवाल क्या था, कुछ याद है? बिल्कुल याद है यार। तो मैं अपनी किताब ला रहा हूँ, उसमें बहुत सी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ। सही है। तो इस यूसुफ खान आपको पता, उन्होंने बोला भाई अब्बासी तेरे से कोई बड़ा काम ले रहा है, ये जो प्लाट दे रहा है तेरे को। खैर बोला एप्लीकेशन, यार मैंने कहा एप्लीकेशन तो बोले बेचारे यूसुफ खान ने मेरी लिखी। तो सरदार ने कहा दो दो अपनी बीवी के भी दे दो। तो उस ज़माने में ये अभी भी है मेरे पास वो प्लाट। अच्छा। लेकिन वहाँ कब्जे हो गए। अच्छा। हाँ, प्यारो गोड बगैर सरजानी में एक कमिश्नर ऑफिस की एक स्कीम आई थी, वो वैसे भी बैलेट पे भी मिला था। वो 120 गज के दोनों मुझे अलॉट किए। बोले उसने, मैंने कहा सर ये तो मैं कहाँ से लूँगा? तो तौकीर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल नहीं वेस्ट वहाँ आता है ना, तो उसको कहा कि ये इसको अब्बासी को ये इसको अलॉट करके, सर उसी वक्त ऑन स्पॉट मुझे अलॉट करके 120 गज के दोनों, वो मेरे पास आज भी रिकॉर्ड में, वहाँ कब्जे तो हो गए लेकिन प्लाट मेरे पास है। कब मैंने मालिक आप हैं? मालिक हूँ मैं। और मोती साहब आला को भी एप्लीकेशन दी। किसने कब्जा किया है? ये वो कहते हैं जो वहाँ जो लैंड ग्रेबर है MQ और ये प्यारो गोल्ड बन गया वहाँ पर।
यारो गुट। हाँ, कराची में तो कब्जा माफिया होता है ना। बहरहाल अब ज़ियाउल हक साहब का वो मुझे आगे बिठा दिया। अच्छा, ये बड़ा तारीखी मैं फ्रंट पे बैठा हुआ, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही नहीं हुई तो अपना मीर खलील रहमान साहब आ गए। अब हमारे लिए तो एहतराम है ना, हमने जिस तरह आप लोगों की इज्जत और एहतराम करते हैं, हमारा भी नीचे वालों का। अब तो प्रेस में है नहीं, अब तो डमी अखबारात के लोग हैं। आप देख रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसमें जेन्युइन कम है और डमी ज़्यादा है, डमी ज़्यादा वो तो इसलिए जो है ना, वो प्रेस के लोग रहे नहीं है एहतराम और ये और किस तरह से बात करना है। तो मीर खलील रहमान साहब आ गए, तो खैर मैंने अपनी कुर्सी उनको दे दी, वॉलंटरी दे दी। मैंने सर आप खैर फिर मेरी बराबर में लगी, क्योंकि पूरा फोकस। अच्छा, उस ज़माने में टीवी होते नहीं थे, सिवाय पीटीवी होता था। तो पीटीवी के 4 कैमरे लगे, पीटीवी रेडियो पाकिस्तान, तो 4 कैमरे पीटीवी के लगे हुए थे। फोकस में मुझे सवाल उन्होंने मेरे को जब शुरू हुई तो उन्हें सवाल सर ये था कि ज़ियाउल हक साहब से मैंने पूछना का, पहले तो मैंने सब मुबारकबाद दी। मैंने सर आप जीत गए रेफरेंडम, जीत के आए रेफरेंडम, और अब ये तो बड़ा बहुत ही नफीस आदमी था, बड़े खुश होते। तो बोला अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद दी है जी। आप बताएं आपके, मेरा सवाल ये है कि आप रेफरेंडम जीत के सदर हो गए, आपके पास इस वक्त 2 ओहदे हैं। एक ओहदा आपका चीफ आर्मी स्टाफ का, एक सदर है, और एक सदर का। तो सर ये उन दोनों में से कौन सा ओहदा रखना पसंद करेंगे? ये सवाल उन्होंने करवाया था। अब जो भी आप समझे किसने करा है, तो फिर आप क्या जवाब दिया? उसका जवाब बड़ा अच्छा दिया। बोला अब्बास यूँ हाथ उसने अपना यूँ करके, और बोला अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मुबारकबाद दी, अदाकारी करके हाथ से मल बोला गया। आप ये बताएं, अगर आप मुझे खाने पे बुलाएं और वहाँ रोटी भी हो और चावल भी हो और मुझे दोनों दिल चाह रहा हो, तो आप इसे मना करेंगे? हो तो एकदम अच्छा लोग, शाम साहब ने फौरी तौर पे हमसे ये बोला भाई ये ज़ियाउल हक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सरदार आया, मैंने यार ये हमें प्लाट भी दिया, मुझे ये क्या? बोला यार हमें ये असल में मालूम करना था कि इसका इरादा क्या है। बोला ये अब्बासी 10 साल से पहले नहीं जाएगा। 83 में रेफरेंडम हुआ था, 83 में, रेफरेंडम के बाद ही। सही। तो बोला अच्छा, फिर उसने ये करने के बाद बड़ा वो क्या बोला, देखें जनाब मीर खलील रहमान साहब बैठे हैं और बड़े, देखो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सनतकार ये है, सुबह जब ये उठते हैं तो इनको 10 लाख रुपए प्रॉफिट जाता है इनके अकाउंट में। अब मीर साहब ने बोला बाजी मेरा तो ये खाता खोल देगा कल। तो एक मिसाल के तौर पे तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, अपना मजीद साहब दूसरा ये कहते हैं कि ज़ियाउल हक पाकिस्तान में कलाशनकोफ ले आया, दहशत गर्दी और भी ये सारी बदकारियाँ इस वक्त जो हैं, ये सारी ज़ियाउल हक के दौर की देन है। तो आप ये सही समझते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जो कलाशनकोफ कल्चर जो था वो वही मुतारिफ कराया। ये अफगानी कब आया? वो उसी के टाइम पे आया। मनशियात जो फरोख्त हुई उसी के टाइम पे हुआ। दहशतगर्दी, बम धमाके, सबसे बड़ी दहशतगर्दी आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो रहेगी नहीं। वो रहेगी नहीं, बाकायदा जड़ों में बैठ गई है। तो हमें तो इसके लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ कुछ करना होगा। अच्छा, ज़ियाउल हक के दौर में सियासतदानों और जो सहाफ़ी हैं उनके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। अच्छा, मेरे ख्याल में सहाफ़त में जितना अच्छा दौर ज़ियाउल हक का था वो किसी के, सेंसर थी लेकिन ख़बरें बहुत मिलती थी। जो वफाकी वज़ीर होते थे वो यहाँ आन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपना प्रोग्राम बुलाकर खबरें देते थे। खबरें बुला के देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बताते थे अपने इसके। आज वफाक का कोई वज़ीर 1-2 के अलावा कोई आता ही नहीं है कराची के अंदर, जबकि कराची हब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी। हर लोग यहाँ बैठे हैं।
अखबार के, लेकिन यहाँ आते ही नहीं है, जो बताते नहीं कि अपने प्रोग्राम अपने सिर्फ सियासत पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो ये बैठा है ना कि अगर हुकूमत के बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फौरी काउंटर उसी वक्त आ जाता था, हाँ उसी वक्त फौरी जबकि पहले जो होते थे कोई चीज़ ऐसे अब सियासतदानों का भी सेंट्रल कमेटी के इजलास होता था, 2-2 दिन तक उसकी खबरें नहीं मिलती थी, खबरें नहीं मिलती थी, इधर उधर से पता करना पड़ता था। तो ये दो दिन के बाद वो खबरें अपने के क्या हमारे पास पड़ा। अब तो सेंट्रल कमेटी का इजलास खत्म होते खबरें आ जाती हैं। अब आते हैं बेनज़ीर की तरफ। बेनज़ीर भुट्टो तो अपनी शख्सियत में भी बेनज़ीर थी। उनकी आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की? उनसे कैसा ताल्लुक रहा? बेनज़ीर भुट्टो की मैंने 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। अच्छा, इंटरनेशनल भी। और किस तरह इज्जत देती थी? किस वो तरह की तो शख्सियत थी? बेइंतहा हम सब जब जो आई लाहौर के अंदर आई थी सबसे पहले जो है ना, 86 तो हाँ मुझे महमूद शाम साहब ले गए थे, और भी प्रेस वाले थे 2-4 लाहौर के अंदर। तो जलसा भी देखा उसका, देखा जहांगीर बदर के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बीवी से इतने हाथ सलाम दुआ तो हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपना 70 के लेफ्टन में, यहाँ 70 के लेफ्टन में सारा था, बुलाती थी, मुशावरत करती थी, बड़ी डिस्कस करती थी, इज्जत देती थी, और बड़े उससे अच्छा एक का नाम उसे याद था। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहब से जब किसी से इंटरेक्शन हो गई, मैंने उसकी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। जब शाहनवाज भुट्टो का कत्ल हुआ, जब अपने शहीद किया गया उनकी लाश आई थी, तो मैं मखदूम अमीन फ़हीम के साथ लंदन में था, मुझे ले गए थे मखदूम साहब। अच्छा, मेरी दोस्ती तो जाम सादिक से कोऑर्डिनेशन मेरी शाम साहब से भी थी, तो हमारे को वहाँ था, तो मुझे जहाँ ठहरे थे तो जाम साहब को जब पता लगा, उसने फ़ोन था ना, पेजर था उसके पास, पेजर पे हम मुझे उठा के मेरे बैग खुद और अपने वेल साइज पार्क में जो उसका फ्लैट था उसे ले गए। मखदूम साहब नहीं, जाम साहब। फिर मखदूम साहब को दूसरे रोज बुला लिया था, खैर मुझे ले गए। मेरी उनसे थी उस वक्त से जब ये यहाँ वज़ीर था, और उससे बाद जब यहाँ बदिउल हसन जैदी साहब अगवा हुआ था हैदराबाद करा जाते हुए, तो सारा कोऑर्डिनेशन उसने की थी उनके बाज़ेयाब कराने में, वो थे। और सजील इनाम मेमन इनके जो वालिद थे, इनाम मेमन साहब, वो सिंध बस ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। अच्छा, करता और बड़ी फैमिली थी, तो और पीपल्स पार्टी के साथ उसका, तो उसमें ये और अली नवाज शाह सदर हैदराबाद के, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करके, और तो मेरी बड़ी उनसे बेनज़ीर साहब से अपने जाम सादिक से रही। खैर मैं एक तो बीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, उसमें मैंने अटेंड की। अच्छा, वो मेरे पास है, मैं पास उसकी तस्वीरें। दूसरी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनली बेनज़ीर साहब की मसाक जमहूरियत की थी, जो नवाज शरीफ के साथ उन्होंने ज्वाइन की थी। सही, वहाँ भी आप गए थे? मैं वहाँ भी गया हुआ था, तो वहाँ तो पीर मजरा को टाइम दिया कि साहब इनको लेकर आना, ये वो करके, तो वहाँ बीबी ने बुलाया, और बीबी ने वहाँ करके फिर यहाँ जितनी भी बेनज़ीर भुट्टो की शादी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बेगम साहब ने की, उसमें मैं था। बड़ी इज्जतें देती थी, बड़ी इज्जत। उसके साथ MRD की मूवमेंट में जो है सारा कुछ किया। उनकी शहादत पर क्या? शहादत पे तो यार हर अश्क बार थे, बल्कि उस शहादत पे तो मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। क्या हुआ? मेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी थी उसी दिन से मेरा देखे 27 दिसंबर 29 तारीख को मेरी बेटी की शादी थी। मैं जब ये 18 तारीख को यहाँ आई, तो 18 अक्टूबर को वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी उनके साथ। बेनी साहब के साथ अंदर चला गया, क्योंकि सब लोग मुझे जानते थे करके। तो देखो उसका इतना बड़ा सानिया था, मुझे कहा बाती भाई आपका मुझे कार्ड मिला था, और तुम्हारी बेटी की मैं शादी 29 को मैं आऊँगी।
तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि यार बेनज़ीर साहब आएगी, बेनज़ीर साहब आएंगी और हमारे लिए 27 को उनकी शहादत हो उसके गई। शहादत, तो उसी दिन 27 तारीख को ये वाक़या हो गया। हाँ, तो मेरी बेटी की निकाह था उस दिन, तो मुझे शाम को मगरिब के टाइम, तो शाम साहब जंग अखबार में थे, एडिटर थे, उनका मुझे फ़ोन आया, बोला बाती बेनज़ीर साहब पे हमला हो गया और तुम थोड़ा शांत रहना और मेरा आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या भरोसा होता है। तो मगरिब के टाइम वहीं घर के बाहर, मस्जिद के बाहर ही मैंने टेंट वेंट लगा के लोग 400 लोगों का इंतज़ाम किया था निकाह पे, जो लोग आने, मेरे बेटे की शादी थी 29 तारीख को। अच्छा, तो सारे लोग तो हमारे देखा, तो कोई मगरिब के टाइम जो आनन फानन जो वहाँ पर हुआ, मेरे घर के आगे 27 गाड़ियाँ जली हुई थी और लोग भाग रहे थे, कोई हाकी लेके और कोई ये वो। तो मुझे याद है कि वहाँ तकरीबन कोई 9 बजे, 9:30 बजे मस्जिद से ऐलान हुआ, वैसे मस्जिद है हमारे घर के बाहर, कि यहाँ लोग मुतासिर या आ गए और इनके खाने का इंतज़ाम नहीं है। तो हमारा तो अब सारा कुछ कोई आया ही नहीं, सिवाय 1-2 के। सबसे पहले आने ये आए थे यामीन खान, आईजी जेल जो था, और एक जो है शाम साहब के दोस्त फैयाज साहब, ये सबसे पहले पहुंच गया था। मतलब वो बड़ा गम का लम्हा था। तो हमने सारा खाना सर जितना भी था वो हमने वहाँ भिजवा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़राए आला भी आपने बहुत करीब से देखे, सबसे ज़्यादा करीब कौन था आपके? सबसे ज़्यादा मेरे थे बुरादी शाह अब्दुल्ला शाह साहब। अच्छा, वो ऐसे थे कि मेरी अपनी गाड़ी थी, तो उसमें चले जाते, मुझे आइसक्रीम खिलाने चलो। है आपकी गाड़ी में आपके साथ? मेरे साथ हैसियत वज़ीर आला थे। ऐसे वज़ीर आला सबको छोड़ देते हैं, बल्कि असेंबली में। हालांकि दहशतगर्दी के वाक़यात भी उस दौर में कुछ उसके लिए नहीं था। दोस्त यार रात को मैं हर दूसरे दिन उनके साथ जो आज जो वाक़यात हो रहे हैं, जो आपको बताया मैंने, SM अब्बासी ने कहा था कि लोग 1 लाख आदमी यहाँ आएगा इस वक्त अंदरूनी मुल्क से, पंजाब, अंदरूनी मुल्क से लोग, पंजाब से लोग जो आन के सेटल हो रहे हैं, जो हमारा बजट है तो वही खा जाते हैं। आपको प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कराची के ऊपर आबादी का बहुत दबाव है, इतना और दबाव ये पुराना है भाई। ये पहले कितने आते थे, अब कितने आ रहे हैं भाई आपकी नज़र में? भाई पहले चलो 10-20 हज़ार आदमी 3 आता था, अब तो 1 लाखों में आ रहा है ना इधर। भाई फ्रंट से आ रहा है, सदर से आ रहा है, अपने सरहद से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, पंजाब तो अब तो ये आपका कश्मीर से आ रहा है, आपके अभी गलगल बल्तिस्तान है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। सारे लोग आन के यही यहाँ हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर। घर बनाया उन्हें मिल रहा है, कच्ची आबादी में आप घर ले लें, नौकरियाँ मिल रही हैं उनको। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन को कैसा देखा? अल्ताफ़ हुसैन भी का इतना मेरा रहा नहीं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन से 2 मुलाकातें हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे हुई, लेकिन एक जो नवाज, आप बहैसियत उर्दू बोलने वाले उनकी सियासत को किस नज़र से देखते हैं? उर्दू बोलने यार देखो, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन जब आया था ना, तो बड़े अच्छे उस पर आए थे एजेंडे पे, लेकिन बाद में ये जो दहशतगर्दी, लिसानियत और ये इसमें जो चले गए, वो तो कह रहे हैं हमारा हाथ ही नहीं था, वो तो पता नहीं कौन करता था, बदनाम हमें किया जाता था। वही है ना, करता तो मैन तो लोग यही थे ना सर, इनके करते। तो इसलिए इनकी जो सियासत है वो कुछ समझ में नहीं आई है। अच्छा, 12 मई 2007 और 22 अगस्त 2016 जैसे वाक़यात को आप किस नज़र से देखते हैं? वो बाकायदा प्री प्लान थे। 12 मई और 22 अगस्त 2016, हाँ बिल्कुल प्री प्लान थे। उसका वो मैं ज़्यादा नहीं मैं बता सकूँगा। MQM का उरूज जवाल क्या समझते हैं, किस तरह देखे ना, जो बल्कि अल्ताफ़ हुसैन की जो पहली हमारी बात की, वो हमारी मुलाकात हुई यूसुफ टालपुर के घर। अच्छा, यूसुफ टालपुर ने फ्रंट बनाई थी, मुमताज़ अली भुट्टो साहब का के लिए डिनर किया। अब बड़ा इंटरेस्ट वाक़या, तो यूसुफ टालपुर ने, हम लोग रात को बैठते थे कचहरी में, उन्होंने शाम साहब को कहा यार ये अल्ताफ़ हुसैन को मैं बुलाना चाह रहा हूँ। तो शाम साहब ने कहा चलो मैं बात करता हूँ, बात करते हैं, जो भी है। शाम साहब की उनके साथ बहुत थी,
वो बड़े इज्जत एहतराम करता था। अल्ताफ़ हुसैन जब मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा, वो अलहदा छोड़ के और मुलाकात करना, और बल्कि हाथ तक चूमे है उसका। हमने किया, शाम साहब ने अरेंज। हाँ। तो उस यूसुफ टालपुर उनके घर पे मुलाकात हुई आपकी? यूसुफ टालपुर के घर के सामने थोड़ी 4-5 घर छोड़ के आबिद ज़ुबैरी उस ज़माने में बड़े एक्टिव थे। सही। आबिद ज़ुबैरी एक बहुत बहुत सियासतदान गुजरे हैं, उनके साथ उसकी राब्ता था। खैर उन्होंने कहा कि जी मेरे घर आएंगे, यहाँ तो ये मोटरसाइकिल पे आए थे अपने, महाजिर तारिक महाजिर और ये दोनों। फिर इसको वहाँ लेके गए यूसुफ टालपुर के। अब यूसुफ उसका जो एक जुमला जो था, मुझे अल्ताफ़ हुसैन का आज भी याद है कि खाना, अब ज़ाहिर है फ्री माहौल था उस ज़माने में, कचहरी भी होती थी, ये भी थे, तो खाना ख़त्म हुआ तो हम लोग सारे बैठ गए बाद में, आबिद ज़ुबैरी, ये यूसुफ टालपुर। तो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा यार मुझे बड़ा दुख हुआ, ये जो इतने लोग आपने बुलाए और इतना खाना बच गया, अगर ये किसी मस्जिद या मदरसे में आप दे देते। तो यूसुफ टालपुर ने कहा भाई, उसको एहसास होता था खाने का कि ये, तो उसने उसने कहा यूसुफ टालपुर कि भाई हमारे यहाँ घर में हम जब सिंध के लोग बुलाते हैं ना, मेहमान नवाजी, तो हम 100 आदमी का है ना, तो हम 200 आदमी का करते हैं कि जिसके साथ कोई आ भी गया तो हमारे लिए एहतराम का मुकाम होगा और हम मेहमान नवाजी करते हैं। उसने तो बोला कि ये, और जहाँ मस्जिद है मदरसों का, वो भी हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा। तो उसका ये जुमला मुझे अल्ताफ़ हुसैन का आज भी, और उसने यूसुफ टालपुर ने यही कहा कि भाई सिंधी महाजिर सिंध में हैं, पैदा हुए हैं सिंध में ही रहेंगे, सिंध से कोई नहीं जाएगा। तो आप लोग हम सब मिलके उस पर अल्ताफ़ हुसैन का रिएक्शन क्या था? का बना, बोला नहीं हम भी कर रहे हैं, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिंधी महाजिर एक ही हों और काम करें, लेकिन बीच के लोग हैं कौन से हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, पीर पगारा भी अब बातें हैं, पीर पगारा को आपने कैसा पाया? पीर साहब पगारा तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ऐसी सियासत में ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। अच्छा, कैसे? इसलिए कि वो बिल्कुल खुले, बातों बातों में वो चीज़ें कह जाते थे जो होने, आज जो आज प्रोडक्शन हो रही हैं वो उस, आप लोग अक्सर बुलाते थे, गपशप भी करते थे, बैठते भी थे। मेरी पीर साहब से 72 में ही हुई थी मुलाकात। अच्छा। जब नहीं 74 में 74 में ये हैदराबाद सिविल लाइन में रहते थे, कराची तो थे ही मैंने। तो ये चौधरी ज़हूर इलाही का जो बाप था, चौधरी ज़हूर इलाही, शुजात का बाप, इसे भुट्टो साहब ने इसके वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए थे। तो ये हैदराबाद के बंगले पे जाके ठहरा, पनाह ली थी उन्होंने, पीर पगारा पनाह ली थी। अच्छा। तो पनाह ली थी। तो मेरी जो थी इन लोगों से मेरे जो है, मेरे सुबह कोई 6 बजे फ़ोन आया, इमदाद अपने गुलाम शबीर कलियार SP हैदराबाद, उसका मुझे टेलीफोन आया, बोला बाती, फ़ोन आया उसका 6:15 बजे का, बोला बासी तुम क्या? मैंने सर सो रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है। बोला तुम घर तुम आ सकते हो यहाँ, दफ्तर ऑफिस वहीं था उसका, पीर साहब पगार के बाद उसका ऑफिस। मैंने क्या हुआ? बोला तुम आ जाओ। मैंने कहा यार इमरजेंसी होगी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो ये डिप्टी कमिश्नर इमदाद उल अनड़ हैदराबाद का, इमदाद उल अनड़ कमिश्नर होते थे अब्दुल्ला डी बलोच, बहुत अच्छा बंदा था अब्दुल्ला डी बलोच, ये वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार बात ही मसला ये है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि चौधरी ज़हूर इलाही पीर साहब पगारे के घर पे है और हम उसे पकड़ना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये करोगे तो और पूरी कौम तुम्हारे को काट जाएगी पकड़ के, तो आप ये ना करें, आप नेगोशिएशन करके जाएं, डी बलोच साहब हैं, ये जाएं। बोला नहीं ये नहीं, तो तुम पीर साहब के चले जाओ, तुम जाते हो वहाँ पर। सही। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगा, सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। आपको सहूलतकारी करने का कह रहे थे? सहूलतकारी। तो खैर मैं गया, पीर साहब को खलीफा आकिल उस ज़माने में उसका सारा करता धरता था। अच्छा, पीर साहब का खलीफा वो था।
सही। तो उसे तो फिर आपने इनकार किया या आप चले गए? नहीं, मैं गया, अच्छा, मैंने जाके आपने देखा कि वाकई वहाँ चौधरी साहब बैठे हुए हैं? नहीं, ये नहीं देखा, लेकिन पीर साहब से हुई मुलाकात। खैर आ गए थे, उनसे थी मेरी, बेचारे बड़ी मेहरबान रहा। खैर पीर साहब का जुमला ये था कि बोला भाई, बोला मैं इसके लिए जो है मैं कल्याण से तो मिलूंगा नहीं, क्योंकि कल्याण ने 6 हुरों को मारा था, 6 हुरों का कत्ल किया था, इल्ज़ाम था उसके इल्ज़ाम था। तो बोले मैं अब्दुल्ला डी बलोच की वो इज्जत करते थे। खैर अब्दुल्ला डी बलोच उसके पास गए, नहीं उसे पीर साहब ने कहा ठीक है, मैं लंबी बात है, तो उन्होंने कहा मैं करने के लिए तैयार, भेज देता, लेकिन जेल मेरे साथ खलीफा अकल भी जाएगा। खैर 2 दिन बाद, उसी दिन दूसरे दिन वो वापस आ गए। तो पीर साहब का वज़ेदारी का ये आलम था। फिर यहाँ मुलाकातें, हमारे भाई मुनीर दिन जो है ये बहुत ही करीब थे, इससे मुनीर पहले दीन, जो थे ये मतलब पुराने करीब हैं, बहुत ही शुरू मौजूदा में, पीर और वगैरह के भी करीब हैं। बड़ी इज्जत जो पहले पीर अली मर्दान शाह साहब के भी बहुत वो करीब थे। और उस जमाने पीर साहब के एक होते थे आरिफ अल आरिफ जंग के, सही, उसके साथ उनकी बड़ी रिलेशन थी। अच्छा, मेरी पीर साहब से इसलिए कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता रहा, उनको लतीफ़े सुनाना, ये करना, तो मुझे हर उसमें इवेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और उसमें मेरे को रखते थे। सही सही। अच्छा, पीर साहब वगैरह की कोई ख़ास बात, कोई ऐसी चीज़, वो कैसे थे? यार पीर अली साहब, मर्दान शाह साहब की बात। हाँ पीर साहब की तो यानी कि हर चीज़ उनकी वो थी, यूनिक थी, यानी अच्छा, हाँ हर चीज़ वो करते थे। लेकिन ये थी कि वो गरीबों की और मुरीदों की। मुरीदों की इज्जत बहुत करते थे। अच्छा हाँ, और उनकी मदद बहुत करते थे। अच्छा। और हमेशा यही कहता अपने मुरीदों को भी, ये कि भाई पढ़ाओ, ख़वातीन औलाद को भी पढ़ाओ, लाजमी पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। और हर वक्त उसकी ज़बान जो है विरद में रहती थी, जिक्र नहीं, में। दुरूद सर में रहती थी। वो बैठे बैठे बात करते हुए भी दुरूद पाक और ये, और हर एक के लिए। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सुनता था, बोलता नहीं था ज़्यादा, वो सुनने के बाद वो अपनी जो राय कायम करता था, राय कायम करता था। और वो बात ऐसी करता था, जू मानवी जुमले, जू माल, बंदा परेशान हो जाए कि पीर साहब ने कहाँ मारी है वो। अच्छा, सबसे बड़ा पीर साहब का था ना, जब सदर आसिफ अली जरदारी आए उनके पास, सदर की हैसियत में जब उससे मिलने के लिए आए, तो मैं और मुनीर भाई हम बाहर थे, हमें अंदर तो नहीं थे। तो पीर साहब उनसे मुलाकात का, असलामुद्दीन शेख उसके लेकर आए थे, जो आजकल पीपल्स पार्टी में है। पीपल्स पार्टी था। तो वो लेके इसको आए, बातचीत हो गई। तो अपने आसिफ जरदारी का एक पीर था मंगी साहब, अगर आपको, वो भी पीर साहब से मिलने के लिए आए हुए थे। तो खैर जब पीर साहब चले गए तो बुलाया हमें। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने पीर साहब कैसा लगा आपको आसिफ जरदारी मिलकर? बोला भाई बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा, हाँ मैं बता नहीं सकता, ये सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा, ये सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पीर साहब बोल कर गए थे? पीर साहब बोल के गए और बोला कि ये बंदा सदर जो है ये अपना टर्नओवर भी पूरा करेगा और लोगों का काम भी करेगा। क्या बात। और लोग इसके पीछे जाएंगे, ये पार्टी को उरूज पर पहुंच जाएगा। तो पीर साहब के लिए जुमला बहुत बड़ी बात थी कि ये कहना आसिफ जरदारी के लिए। आपने आसिफ अली जरदारी की असीरी के दिन भी गुजारे आसिफ देखे, जरदारी साहब से मेरी बड़ी, हाँ, इनको कवर किया। बड़ी कैसे आपके साथ कैसा ताल्लुक रहा सदर मेरे साहब का? साथ तो आजकल बेतहा ताल्लुक रहा। आजकल तो मेरे याद साथ नहीं तो करते। अभी जो लास्ट जो मुलाकात सरजील मेमन की बेटे की अच्छा, शादी में, हाँ। जतोई ने अपने घर पे जो दावत की थी, उसमें आए थे। हाँ, अच्छा। तो आसिफ साहब ने यूं मुझे सामने से देखा, तो वो तस्वीर में मेरे पास यूं गले लगाते हुए भागते हुए आए। अच्छा। सारी सिक्योरिटी इधर हो गई, क्या बात है, करके, और मुलाकात पहचाना और मिलने आ गए। मिलने खुद आके, और 13 मिनट खड़े रहे वो। 13 मिनट? 13 मिनट क्या मेरे बातें साथ की आपके साथ? मेरी खैरियत पूछी, मेरे हाल अहवाल पूछा, घर का हाल अहवाल पूछा। मेरी लाठी थी, बोले यार तू लाठी लेके चले मेरे साथ, मेरे बाईपास हुआ मेरा, और मेरा एक्सीडेंट हुआ वो है 2, और ये तो। अच्छा, नासिर शाह साहब बराबर में खड़े थे,
और उसे हाथ पकड़ के नासिर शाह को बोला अब्बासी मेरा 73 का दोस्त है, क्या बात है, और बोला ये ब्लैकमेलर नहीं है। बड़ा जो सर्टिफिकेट है। लफ्ज़ जो मेरे लिए कहा, बोला बहुत ही, और मेरे ये मैं जेल में था तो ये मेरे से मिलने आता था। बोला जिस वक्त ये जेल में मिलने आता था तो सारे लोग उसके पास बैठे होते थे ये करके, तो मुझे जब गेट से आता था तो लोगों से कहता था अब मैं अब रिहाई होने वाला, अच्छा, अब मैं रिहा होने वाला हूँ। क्या बात। तो इज्जत देने वाला बहुत बड़ा है। अच्छा मजीद साहब, फिर जेल में कैसी बातें करते थे आसिफ अली जरदारी आपसे? नहीं, वो लोगों से खुले, हम जो उनके दे होते लोग आते थे उनके खैरियत पूछना, हर आदमी को फर्दन वर्तन वो जानता था। अच्छा, हाँ, और हर एक का पूछता था उसकी खैरियत, खुद जेल में होता था, खुद मुसीबत में होता था, लेकिन दूसरों की वो खैरियत पूछता था। अच्छा, सबसे आपने सारे अदवार देखे, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अल्ताफ़ हुसैन, मतलब बड़े बड़े सियासतदान, उनके अदवार आपने सब ने देखे। बड़े ये सारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ताकतवर किरदार जो है ये रहे हैं, इनको करीब से भी आपने देखा। आपके नज़दीक पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे गलत समझा जाने वाला रहनुमा कौन है और क्यों है? वली खान। वो कैसे? वो ऐसे कि जब 18 मार्च 78 को भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ लाहौर में, तो ये अखबारात के हैं, ये छपे हुए हैं, ये कोई मैं अपनी तरफ से तो मैं कहूँगा नहीं। तो वली खान ने हाई कोर्ट के बाहर कहा कि भुट्टो, फौजियों को मुखातिब होकर, भुट्टो बहुत जहरीला सांप है, जहरीला सांप है, इसको अपने बूट तले कुचल दो। ओहो, ये उसका जुमला था। और जो उस ज़माने में पाकिस्तान टाइम, मशरिक, नवाए वक्त, ये सब अखबारों में छपा है। अच्छा, मुझे मुनाफिक इसलिए लगा कि वही वली खान थे जब MRD की मूवमेंट चल रही थी, तो बलोर साहब के साथ 70 किलोमीटर में बेगम भुट्टो से मिलने के लिए आए। तो मेरे को याद है कि बेगम भुट्टो के आंसू रुक नहीं रहे थे। अच्छा यार, ये वही वली खान है जिसने मेरे शोहर को, लेकिन आज जो है, जो कि उस MRD की मूवमेंट में जो तो साहब ने, ये उस ज़माने में महराज मोहम्मद ख़ान, फ़तेह अली ख़ान, ख्वाजा खैरुद्दीन, अपने सरदार शेरमान मज़ारी, ये लोग एक्टिव थे। सही। इन्होंने 70 किलोमीटर में जाके उनको कहा कि MRD की मूवमेंट, और यही हुआ कि जब MRD की मूवमेंट शुरू हुई उससे एक दिन पहले बलोर साहब भाग गए। तो ये तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। वली खान है, वली खान ने बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा, कि भुट्टो के साथ उसने किया, लेकिन जब उसको वक्त पड़ा, वो तो मजीद भाई साहब असगर खान ने भी कहा था, लेकिन बाद में फिर वो भी है कि ARD का हिस्सा बने थे उस टाइम पे, जो बाद में सियासत जो है ना, लुगत में है सियासत के मायने फराब और फ्रेड के। अच्छा, फ्रेब लुगत है, फ्रेब और फ्रॉड, जो सबसे ज़्यादा अच्छा करे वो ज़्यादा अच्छा सियासतदान है। और ये अभी पीर साहब पगारा ने अभी मौजूदा, उसने ये कहा कि जो झूठ बोलता है वो ज़्यादा अच्छा है, सच बोलने वाला अच्छा नहीं है। अब वो सियासत रही नहीं ना, मेरे नज़दीक है भाई, गलत हूँ मैं। अच्छा, आपने कितने, अभी रिसेंटली हमने जो बजट प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने मुझे कुछ बताया था कि पता नहीं कितने 40 से ऊपर 43 बजट पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया। तो पहले आप हैदराबाद में थे, वहाँ से भी लाए जाते थे? वहाँ से लेकर आते थे ना, हैदराबाद से। ये तो बता ना, कमाल असफर साहब ने पहली बजट पेश की थी 72 में। अच्छा। तो हम, चूँकि मैं हिलाल पाकिस्तान पूरा अखबार था, दस्तगीर भट्टी हमारे चीफ रिपोर्टर थे, और हमारे उमरदीन बरदार साहब और दूसरे 3-4 रिपोर्टर उस दिन थे। मतलब पूरे सिंध के बड़े बड़े शहरों से सहाफ़ियों को लाया जाता था, लेकर आते थे, सिंध हुकूमत ने क्या पेश किया, और 2-3 दिन रखते थे, 2-3 दिन होते, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो शामिल होते थे। वज़ीर आला गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे उस ज़माने में, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आला थे। तो सारे वज़ीरों को बैठाया था। मीर हज़ार खान बजरानी वज़ीर इत्तलात थे।
अच्छा। वो कंडक्ट कर, जैसे अभी हमारे सरजील मेमन या जो अभी जो है नासिर शाह, उन्होंने प्रेस को कंट्रोल करता है ना, हाँ। इस तरह से मीर हज़ार खान बजरानी और जाम सादिक अली वो बल्दियात के वजीर थे, ये, और सामने बैठे रहे अब्दुल्ला शाह वजीर खुराक, वजीर खुराक, मीर एजाज टालपुर वजीर आपाशी, मीर हसन टालपुर मवासलात, बदुल हसन दैदी वजीर ट्रांसपोर्ट, जो बाद में अगवा हुआ थे, उसके बाद तो सिंध में कोई अगवा ही नहीं हुआ है ना, कोई वजीर। इस तरह से और भी जो उनके पूरे अच्छा, रात को डिनर दिया अपने गुलाम मुस्तफ़ा जोतई साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में, और उसमें ख़ास तौर पे मौलाना कौसर नियाज़ी और सरदार जो है असलम हयात वज़ीर दाखिला, वो आए थे। जमात इस्लामी ने भी कराची ख़ास तौर पे मुनव्वर हुसैन साहब और बहुत सारे प्रोफेसर गफ़ूर और बहुत सारे, अब हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं इस वक्त अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, तो आपने उनको भी बहुत करीब से देखा है, तो उनकी सियासत को किस तरह से आप यार अवाम की बात करते थे या आप भी करते हैं? नहीं, अब भी करते होंगे। हाँ। अब भी करते हैं ज़्यादा, लेकिन देखो ना, वॉलंटरी काम बहुत करते थे। यानी आप जो सियासत में MQN ने जो मारधार कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में किए, उन्होंने नहीं की। जमीयत का कहते हैं कि जमीयत ने यही ना, जमात इस्लामी के लोगों को जैसे दाखिला दिलाने में पेश होते थे। सही, पॉजिटिव आपने पाया? पॉजिटिव पाया, लोगों के भलाई के लिए काम किए। अगर उसके दर पे चले गए तो वो उसका मसला हल करने के लिए वो दंदोल का काम करते। शाह अहमद नूरानी भी आप? शाह अहमद नूरानी से मेरी बहुत रही, बल्कि कीलिया में मबासा बीच में इनका अपना दफ्तर था, एक ये था, एक स्विट्ज़रलैंड में था, तो मैं तो वहाँ भी उसके दफ्तर पे गया हूँ। अच्छा। हाँ, खुद लेकर गए? नहीं, देखे नहीं गए, मैं गया हुआ था कीनिया में एक वेकेशन पे। किसी कैसे थे वो? बहुत नफीस थे बात करने में ये, और मेहमान नवाजी में हर रमज़ान में यार वो हमारे एक दावत करते हैं अखबार वालों के लिए। हाँ। वो खुद पेश करते थे, एक के पास जाना और उनको जो है उनके प्लेट देना और उनको खाना डालना। सही, खुद डालते थे? खुद डालते थे। अच्छा मजीद साहब, आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक या सनसनीखेज़ वाक़या कौन सा था? नहीं, सबसे बड़ा वाक़या मेरा जो हुआ था वो हैदराबाद में 75 में या 75 में एक हैदराबाद रेड लाइट एरिया में गुलाम शबीर कल्याण साहब ने रेड लाइट एरिया पे छापा मार के कोई 40 वहाँ की जो थे ख़वातीन या तवाइफ़े कह दें, उनको गिरफ्तार किया था। वो खबर आपको बड़ी लगी? नहीं, वो बड़ी के अलावा उसमें मेरे साथ ये हो गया था कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। ये खबर नहीं चला? ये खबर ने कैसे दे दी, और कब खबर दी तो उसमें फिर मैंने नीचे लिखा था कि आज जो है ये वो अखबार पे छपा हुआ है हमारे कि आज जो गंद एक जगह थी अब शहर में चली जाएगी और क्राइम आपका और बढ़ेगा। बस उसके बाद पुलिस मेरे पीछे पड़ी और मुझे डर लगता था रात को सोते हुए। अच्छा, आपने अभी किताब का जिक्र किया, किताब आप लिखने जा रहे हैं। मेरी किताब, तो आपकी किताब का सबसे अहम बाब किस शख्सियत के नाम होगा? यार मैं अपने काजी साहब के नाम ही करूँगा। काजी असद साहब के। क्या देखो ना, जो बंदा आज तक हमें खिला रहा है, जिसने हमें पाला उसके बाप ने, जिसकी माँ ने हमारी इज्जत की, तो उससे बढ़ के और महमूद शाम, दोनों। अब मैं महमूद शाम साहब से बड़ा मुतासर हुआ। मैं हिलाल पाकिस्तान में मैं फजल फोटोग्राफर होते थे, हम तस्वीरें लेके फ्लड, मैंने 74 का फ्लड मैंने पूरा कवर किया भुट्टो साहब के साथ। 74 फ्लड मैंने भुट्टो साहब के साथ 17 दिन उनके साथ रहे। यूँ हिलाल पाकिस्तान ने मुझे नॉमिनेट किया हुआ था। तो वहाँ फ्लड में क्या देगा भुट्टो को? नहीं, फ्लड में लोगों से मिलते थे, ब्यूरोक्रेसी की ऐसी तैसी, ये कैसे ये बंदों का दौरा करते थे ना। सक्कर से लेके हैदराबाद में साल आना है, मखदूम अमीन फ़हीम गाड़ी चला रहे हैं,
ये मैंने जोतई साहब कभी गाड़ी चला रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के वो करके भाई। और जो ये मांझे जो डूबा है अब्दुल्ला शाह का जो था गांव, भुट्टो साहब खुद वहाँ पर थे, पहुँच गए फौरी। अच्छा। और लोगों को वहाँ, और इसके बाद दो बड़ी इन्होंने दावतें की मीर एजाज तारपुर अपने घर पे, पीछे अपने भुट्टो साहब के, हाँ, के इसमें। अमीन फ़हीम साहब का भी आपने जिक्र किया। मखदूम अमीन भाई मेरे बहुत ही बड़े मेहरबान, बहुत ही ये कहना चाहिए, हमने सफ़र भी हमें किया, इज्जत देने वाले। और मखदूम तालिब वाला से मेरी रही है खलीक की शादी में। हाँ, तो ये बड़े लोग थे। मखदूम साहब की कोई ख़ास बात, क्योंकि बाद में तो फिर मुतनाज़ा भी उनके खिलाफ नेब ने केस भी बनाए, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। नेब तो किसी के लिए भी बना दे, उसका अब सजील मेमन के लिए भी बनाए थे। हाँ, आज कितने लोगों के लिए, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ, साबित किसी को नहीं कर सके। ये सब पॉलिटिकल मामला होता है। कराची शहर आपने खूबसूरत भी देखा, फिर बदअमनी दहशतगर्दी वाला दौर भी देखा, और आज का कराची जिसको कहा जाता है कि यार पता नहीं क्या है, लेकिन बड़ा खूबसूरत कराची है। और आज भी कराची जैसा कराची का सबसे बड़ा तो एक अल्लाह ताला। अच्छा, पूरे पाकिस्तान का दबाव आबादी का भी यहाँ है, सेहत की सबसे अच्छी सहूलियात भी यहाँ है, हमारा बजट भी कराची में बहुत सारे दीगर सूबों के आए हुए लोगों को भी लगता है, उनके ऊपर भी लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव है, लेकिन फिर भी सब कहते हैं कि कराची बहुत बड़ा देखो है, कराची का बहुत गंदा एक है। तो कुदरती तौर पे कराची एक बिल्कुल था स्विट्जरलैंड, या कभी धूप हमने नहीं देखी पहले, या मौसम ऐसा होता था बिल्कुल क्लाउडली मौसम जिसे कहे। हाँ, क्लाउडी मौसम समझे। अच्छा, ओपन हर चीज़ थी। देखो यहाँ रेड लाइट एरिया भी खुले होते थे, क्लब भी खुले होते थे, लोग किसी को कोई आदमी को एक बंदा, अब तो यहाँ निकलने में कि मोबाइल छिड़, मेरे 4 मोबाइल छिड़ गए भाई। उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी ना, क्राइम था ही नहीं। अच्छा, एक इसमें मैं मुराद अली शाह का कहूँगा जिक्र पोस्ट वर्जन में भी, और मैंने इसे कहा भी करके कि जहाँ जैसे इसने सहूलियत दी है इलाज मान लीजिए कि पूरे सिंध में, जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, किसी में नहीं। हाँ, और दूसरा इसने दुआएं जो लिए ना, वो माजूर बच्चों के लिए, बच्चों के लिए एक स्पेशल काम किया है। बल्कि मैं जिस दिन ये बजट थी असेंबली में आपसे की थी, मेरे साथ बैठे हुए थे आप कह रहे ना, मैं आपके नहीं, आपने कहा, मैंने कहा था ना यार मुझे हर साल बैग देते हैं, तो आपने कहा जो लोग आए उन्हीं को मिले, लेकिन वो मिल गया। तो मैं उस फंक्शन में चला गया, तहा फारूकी सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी वो लेकर यार बच्चों को दे 5000 बच्चे एक इस वक्त पढ़ रहे हैं, प्राइमरी से लेके, और में नहीं उनके मुख्तलिफ यानी कि माजूर बच्चों के लिए। अच्छा, उन्हें माजूर बच्चों अभी मैं अपनी लाठी लेके चल रहा हूँ ना, उन लोगों ने जो माजूर बच्चे उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके दी हैं। ये आप समझते हैं कि ये मिसाली काम जो शाह साहब जो कर रहे हैं ना, ये उन्होंने दुआ ले रहा है। जो भी देखो, इंसान के अच्छाई बुराई तो है, आप जितने अच्छे काम करेंगे उतनी बुराई भी होगी आपकी। नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देंगे? पढ़ें, एहतराम इज्जत करें, और जो है सियासत से ज़्यादा अपनी तालीम में तवज्जो दें। सिंध के उर्दू सिंधी बोलने वालों को, सिंधी उर्दू बोलने वाले सब एक रहेंगे तो हमारा फ़ायदा है। हमें लड़ाया जाता है, हम लोगों को जो है आपस में नफ़रतें फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मेरा तो है कि भाई मुल्क ये हमारा है, सूबा हमारा है, हम सब मिल के ही इसको आगे चलाएंगे, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, मजीद अब्बासी साहब, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो अभी 17-18 साल कारकर्दगी है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? सीनियर नहीं, काम देखो, काम तो हो रहा है, लेकिन करप्शन भी है। करप्शन अपनी जगह है, काम भी है, लेकिन इसके
जो है ना, चाइना कटिंग और बहुत सारी बातें होती बहुत है, हैं ज़मीनों पे। पूरा- वो तो आपने देखो, खुद बताया कि आपके प्लाटों पे कब्जा है 2 पे। वो तो देखो ना, वो तो एक चल रहा है, काम भी कर रहा है, ये नहीं कि काम नहीं कर रहा है। एक शायर है, भुट्टो ही नहीं है, जो काम और भी यार अंदर से फ्लड आता है, अभी 20 लाख जो घर बन रहा है लोगों के, या और दूसरी चीज़ें हैं लोगों के मसाइल हल करने में। देखो जितनी कोशिश होती है इसमें वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ज़िंदगी में अगर मौका मिले आपको वज़ीर आला बनाए, पहला काम कौन सा करेंगे? क्या बनाए? वज़ीर आला बनाए सिंध का किसको? आपको? नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। नहीं, फिर भी नहीं, हमने बना दिया, हमने नहीं, लायक करके बना दिया, आप पहला काम कौन सा करेंगे? यार मैं क्या काम करूँगा? फिर मैं भी तो आपकी नज़र में कुछ तो होगा ना कि यार ये सबसे बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। भाई सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन का। अच्छा, अगर आप देखो ना, सारी कौमें तालीम को आप देखो, इंडिया में रेशो देखें पढ़ाई का, अच्छा है। बांग्लादेश में देखें, हमारे यहाँ टीचर जाता ही नहीं है स्कूल पढ़ाने के लिए, घर बैठ के ये गोश्त मुलाजमतें और ये ख़त्म करें। देखो तालीम से सारा कुछ होगा। आप तालीम दिलाएंगे, तालीम एजुकेशन होगी, आप मुल्क तरक्की करेंगे। अच्छा, हाँ, देखो काम तो अब यहाँ कराची में मैंने आपसे कहा ना कि बेरोजगार आदमी नहीं रह सकता। कुछ नहीं है, ठेला लगा दें आप बन कबाब का, वो भी 5-10 हज़ार रुपये लेके चले जाएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया किसी पड़ोसी का कि जब आपने मकान लिया तो आपके पड़ोस में कोई पंजाब से भी बंदा आया था, उसने किस तरह तरक्की की और आप क्यों पीछे रह गए? ये थोड़ा सा कोई वाकया बताएं। वो तरक्की दे के उन्होंने ऑर्गेनाइज लोग भी आए ना यहाँ पर, जो अभी भी आ रहे हैं। अब ने कच्ची आबादी में यहाँ हमारे साथ रहे। अब हमने तो, मुझे याद है कि मैंने घर लिया था यहाँ औरंगी टाउन में, फिर मैं गया अपने अजीज़ाबाद, वहाँ किराए पे रहा, फलां करके अभी मैंने अपना घर अल्लाह के फजल से बना के। इन लोगों ने कहते प्लांटेड आए ये लोग। कैसे? कच्ची आबादी में गए, घर मिल गया इनको 8-10 हज़ार 20 हज़ार में कच्ची आबादी में। अच्छा, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है। अच्छा, बिजली, आपको बिजली हमें नहीं मिलेगी, वहाँ बिजली आती, जो कि कुंडे लगे हुए हैं, बिजली का बिल नहीं आता। पानी के देखो ना, आज रो रहे हैं और बंगलों वाले रो रहे हैं, कच्ची आबादी में मिल रहा है। बंगले वाले रह रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये का हर रोज़ उनका पानी डाला जाता है उनको आपस में। अब मैंने आपको मिसाल बताया ना, मेरे पड़ोसी मुझे मिले, उसने बोला बासी भाई कि आप यार मैं अपने ये सोलर लगाना चाह रहा हूँ और मेरे को वो नहीं हो पा रहा कि 20 लाख रुपए का खर्च। बोला बासी मैं आपको 20 हज़ार में अगर सोलर लगवा दूँ। है वो कैसे? वो मैंने कैसे? बोला आप कितने चाहिए? मैंने यार मैं तो 2 पंखे, जो मैं जॉइंट फैमिली है, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहते हैं, तो मैंने कहा यार 2 पंखे, हम मियाँ बीवी हैं, और 2 लाइटें, और ये चाहिए। हमें ज़्यादा एसी में चलाते नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे डर की वजह से कि इतना बिल मैं नहीं दूँगा भाई। तो बोला पास में कोई नहीं, मैं 20 हज़ार में आपको लगा देता हूँ। 2 प्लेटों का एक मोटर आ रही है इनकी, बोला मैं बनाऊँगे और आपको 20 हज़ार और आपका बिजली भी बचेगी और आपको सहूलत भी होगी। और बोला यही सोलर आप 25-30 लाख पे हमारे घर। बोला मैं इस वक्त कच्ची आबादी। मैंने कहा यार आप कहाँ रह रहे हैं? बोला मैं डिफेंस में रहता हूँ। मैंने यार डिफेंस में कैसे पहुँचे? मैंने यार तुम कैसे पहुँच गया? बोला यार मैंने है कहाँ घर? यार बोले आसिफ जरदारी नहीं है, आसिफ जरदारी साहब की जो बहन क्या नाम है, फरहाल टाल, हाँ, उसके पड़ोस में। उसके घर से आप बाहर निकलो तो एक रोड जाता है सी व्यू पे, कोई एम्बेसी की तरफ, और एक रोड आ रहा है इधर बाहर। हाँ। इधर आए या एक सियासतदान भी, हाँ, मतलब उसके पड़ोस में रहते हैं वो। आफा। तो बोला नहीं वो है इस तरफ, हम है इधर कच्ची आबादी इस तरफ है। मकामी बंदा वहीं का वहीं, और वो डीएसए पहुंच गया। वो डीएसए पे पहुंच गया। ये है उनके तरक्की का। बोला मेरे घर की इस वक्त 30 करोड़ रुपए की ऑफर है मेरे को। मैंने कैसे? बोला 240 गज का हमने लेके, हाँ, उसको 3 मंजिली बना लिया है। अच्छा, 2 पोर्शन हमने देने हैं किराए पे, और ऐसे मेरे 8-10 कच्ची आबादी में घर है।
जो लोग पंजाब से इधर से आते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ पूरी फैमिली को। और 3-4 फैमिली एक एक फ्लोर पर रह रही है, मेरा गुजारा हो रहा है। कच्ची आबादियों में जिन्होंने घर बनाया वो और फायदे बोला में गए। कहने, और उसने एक और चीज बोला, इस वक्त कराची में पानी का बड़ा मसला है ना, कराची में डिफेंस में है बहुत बड़ा, तो मैंने 5 गाड़ियां ले ली हैं पानी की टंकी, उसमें होती है वो पानी के पाइप के जरिए फ्लैटों पे, और वहाँ हम उनको जाते हैं, फ़ोन हमें करते हैं, हम लोग उनको पानी देते हैं, 1-2-2.5 लाख रुपए हर महीने हमारे को बचत है उसमें। बोला जो लोग आते हैं जिनका कुछ नहीं है, उसको हम बंद कबाब लगा दिया, उसमें हमें पैसे मिल जाते हैं। हर चीज़ उन्होंने बताया, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से करते पूरा हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से। तो हम जो सिंध के लोग रहने वाले, मकामी हो या गैर मकामी, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो लोग हर चीज़ कर रहे हैं, वो हर चीज़ करते हैं और अपने नौजवानों का वो करते हैं, कारोबार भी करते हैं, मकान वो भी बना बाकायदा लेते हैं। वहाँ से आते हैं, उनको पता होता है सारा हाँ, कि कहाँ रहे हैं, कौन डीएचए भी पहुंच जाते हैं। DHA भी पहुँच जाते हैं। जी हाँ, ये मजीद अब्बासी साहब की बातें आपने सुनी और इनका यही कहना है कि नौजवानों को चाहिए कि वो सरकारी नौकरियों के आसरे पे ना लगें, किसी फैक्ट्री की नौकरी के आसरे पे ना लगें, वो अपना कारोबार शुरू करें, चाहे रेढ़े से स्टार्ट किया जाए, और यकीनन अगर वो मेहनत और लगन से काम करेंगे तो अल्लाह पाक उनको उसका सिला भी देगा और उसके कारोबार में बरकत भी देगा। तो मिलते हैं फिर किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।